हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं होम साइंस का अपना आज का टॉपिक। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था संक्रामक रोग के बारे में। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। ये होता क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, इन सभी को हम लोग आज बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे हम लोग कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, उन अवस्थाओं को भी आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये क्लास 12 की बुक है। ठीक है, क्लास 12 की बुक से इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर देखिए, रोग क्षमता, संक्रामक रोग चैप्टर है, उसमें देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का ये छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़? तो इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, इनको हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो शरीर की रोगाणुओं से संघर्ष करने की जो शक्ति होती है वही कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी बॉडी, जैसे कि कोई रोग के रोगाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं लेकिन वो हमें कोई इफेक्ट नहीं करते, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब कि हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग है। इसीलिए तो जो रोगाणु हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश किए वो हमें इफेक्ट नहीं किए। इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों और बूढ़ों को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमजोर होती है। ठीक है, तो और वयस्कों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो थोड़ी स्ट्रांग होती है, इसलिए वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो भी अपनी इम्यूनिटी पावर और उनकी भी खराब है तो रोग उनको भी हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो शरीर की रोगाणुओं से लड़ने की जो शक्ति होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे कि हम लोग जनरल में रोजमर्रा के जीवन में इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, ये होती है 3 प्रकार की: प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता और कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, एक एक करके इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। देखिए क्या है इसमें कि रोगाणुओं को नष्ट करने की जो स्वाभाविक शक्ति होती है वही क्या कहलाती है? वही कहलाती है प्राकृतिक या फिर नेचुरल इम्यूनिटी कहलाती है। यानी कि जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होती है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता देखिए जन्मजात होती है। कैसे? एग्जाम्पल दे लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको फीवर हो गया, ठीक है, उसको जर्मन मीजल्स हो गया, कुछ फीवर हो गया और उस रोग से आसानी से लड़के वो ठीक हो जाती है, तो क्या होता है कि जब उसका बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर वो पावर, वो एंटीटॉक्सिन यानी जो उस रोग से लड़ने की, उस रोग के रोगाणुओं से लड़ने की ताकत उसके अंदर पहले से ही मौजूद रहती है। इससे क्या होता है कि वो उस बच्चे को आगे फ्यूचर में उसे जर्मन मीजल्स होने की संभावना बहुत ही कम बनी रहती है। इस तरीके से इसको क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं। और यह बचपन से ही हमारे अंदर, बच्चों के अंदर जो स्वाभाविक तरीके से पहले से ही विद्यमान रहती है। इसमें क्या होता है? रोगाणु विरोधी तत्व यानी जो एंटीटॉक्सिन होते हैं वो पहले से ही विद्यमान रहते हैं बच्चे के शरीर में। तो ये क्या है? यह है प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि जन्मजात होती है। दूसरा देखते हैं अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब इसमें क्या है? इसे देखिए, इसे लब्ध रोग क्षमता, इसका दूसरा नाम है लब्ध रोग क्षमता और स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसे कहते हैं। ये दोनों नाम आप लोग याद कर लीजिएगा कि अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसका दूसरा नाम है लब्ध रोग प्रति क्षमता और स्थायी रोग प्रति क्षमता भी इसी को कहते हैं। जैसे कि स्थायी रोग प्रति क्षमता को आप लोग कंफ्यूज होकर नेचुरल में मत डाल दीजिएगा। ठीक है, तो स्थायी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। कैसे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेचक। जैसे किसी को चेचक हो गया तो क्या होता है? उस चेचक के रोगाणु से लड़ने की जो शक्ति होती है, ठीक होने के बाद हमारे ब्लड में उस रोगाणु से लड़ने की शक्ति जो है वो विद्यमान हो जाती है और वो आजीवन रहती है। इसीलिए चेचक होने के बाद, एक बार जिसको चेचक हो जाता है तो भविष्य में उसको चेचक होने की संभावना ना के बराबर होती है। अगर होती भी है तो उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उस रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है वह बॉडी में पहले से ही विद्यमान
हो जाती है। इस तरीके से इसे अर्जित रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। यानी रोग होने के बाद उस रोग से लड़कर ठीक हो गए और उसके बाद फिर वो फ्यूचर में वह रोग कभी होता नहीं है। अगर होता भी है तो इसका इफेक्ट बहुत ही कम होता है या कि ना के बराबर होता है। आई थिंक चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें संक्रामक रोग के टीके, जो कृत्रिम रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसमें संक्रामक रोग के टीके जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। यह नवजात शिशुओं को बचपन में ही प्रभावित करने वाले रोगों से बचाने के लिए इन टीकों को लगा दिया जाता है, ताकि बचपन से ही अगर इन टीकों को लगा दे तो बच्चों में बचपन से ही उस रोग से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, वो विद्यमान हो जाती है और फिर फ्यूचर में उन्हें वो बीमारियां होने की संभावना ना के बराबर होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि BCG का टीका, जन्म के तुरंत बाद लगने वाले टीके को क्या कहते हैं, तो BCG का टीका। यह टीका जन्म के तुरंत बाद लगने वाला टीका होता है। उसके बाद है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ये भी क्या है, ये संक्रामक रोग है, ये भी एक टीका है। टिटनेस का टीका, इस तरीके से कई टीके हैं जो बच्चों को लगाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स टीके के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने जो टीके हैं, टीकाकरण, उनको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कराया है, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे संक्रमण विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये कल के वीडियो में छूट गया था फ्रेंड्स, सॉरी, कल लाइट चली गई थी तो इसलिए इसको मैंने आज की वीडियो में मेंशन किया है। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए संक्रमण विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। कहने का मतलब होता है कि जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो वो कई अवस्थाओं से गुजरते हुए तब जाके वह समाप्त होते हैं। तो इनकी अवस्थाएं हैं और इन अवस्थाओं से भी कभी कभी क्वेश्चंस निकल जाते हैं, तो इसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहली अवस्था कौन सी है, तो है संप्राप्ति काल, यानी कि रोग के रोगाणुओं के हमारे बॉडी में पनपने की सबसे पहली अवस्था है जो है संप्राप्ति काल के नाम से जानी जाती है। इसमें क्या होता है कि रोगाणु जो है वह हमारे शरीर में प्रवेश तो कर जाते हैं लेकिन उनका कोई भी लक्षण, कोई भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है कि जब रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उनका काम होता है कि अपने अकॉर्डिंग जो है हमारे बॉडी में अपने अकॉर्डिंग वातावरण को निर्मित करना, अपने अनुकूल बनाना। अगर वातावरण उनके अनुकूल हो गया तो क्या हो जाता है, वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, वो बढ़ने लगते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर वो इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर उनके अनुकूल वातावरण नहीं मिला, वह नहीं बढ़ पाए, नहीं पनप पाए हमारे बॉडी के अंदर, तो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी में इम्यूनिटी काम करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हुई तो क्या हुआ, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर मजबूत हुई तो वो कीटाणुओं को यानी रोगाणुओं को वो हमारे बॉडी के अंदर ही मार देगी और फिर हमें वो कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। तो संप्राप्ति काल संक्रमण विकास की अवस्था का सबसे पहला स्टेप है संप्राप्ति काल। ठीक है, दूसरा कौन सा है, दूसरा है संक्रमण काल। इसमें क्या होता है कि रोग के लक्षण यानी जब अनुकूल हो गया, रोगाणु के अनुकूल हो गया तो क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो क्या होगा, धीरे धीरे रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। तो रोग के लक्षण हमें कब दिखाई देते हैं, संक्रमण काल में। ध्यान दीजिएगा कि संक्रमण काल में हमें रोग के लक्षण दिखाई देते हैं। संप्राप्ति काल में क्या होता है, सिर्फ रोग हमारी बॉडी में रोगाणु जो है वो प्रवेश करते हैं, उनके लक्षण कुछ नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जो लक्षण दिखाई देते हैं वह संक्रमण काल में दिखाई देते हैं। इसी में क्या होता है कि धीरे धीरे फिर व्यक्ति को पीड़ा, बेचैनी, तो थकावट, जो कमजोरी होती है वह इसी के अंदर संक्रमण काल के अंदर जो है व्यक्ति को धीरे धीरे होने लगती है और उसका शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त होने लगता है। आगे देखते हैं, तीसरा स्टेप है प्रकोप की अवस्था। इसमें क्या होता है, रोग के रोगाणु जो है अपनी चरम सीमा यानी रोग के सभी लक्षण अपनी चरम सीमा पर पहुंचते हैं, यानी सबसे ज्यादा नुकसान अगर पहुंचाए तो प्रकोप की अवस्था में ही रोगाणु हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें रोग के लक्षण अपनी चरम सीमा पर रहते हैं। इसके बाद कौन सी, रोग के कम होने की अवस्था, यानी कि जब हम लोग उस रोग का इलाज करने लगते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, रोग कम होने लगता है, रोगाणु जो है कम होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि वो बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, वो बढ़ नहीं पाते हैं, वह और भी ज्यादा पनप नहीं पाते हैं, तो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, तो रोग के लक्षण भी कम होने लगते हैं। और आगे देखते हैं
समाप्त होने की अवस्था। फिर धीरे धीरे करते करते दवाइयों से और खान पान, रहन सहन, इन सब चीज़ों से क्या हो जाता है, धीरे धीरे रोग जो है वो समाप्त होने लगता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए यहाँ आता है आवृत्ति में। इसमें क्या होता है, अगर हमारी जरा सी भी लापरवाही हुई, जरा सी भी अगर हमने लापरवाही कर दी तो क्या हो जाता है, वो रोग, जो रोगाणु हमारे बॉडी में अभी भी हैं, विद्यमान रहते हैं, वो फिर से जो है वह उपयुक्त वातावरण मिलने के बाद फिर से पनपने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दवाई खा रहे हैं तो पूरा कोर्स करिए, पूरी तरीके से खाइए, ताकि जो रोग के रोगाणु हो वह हमारे बॉडी में बहुत ही पूरे तरीके से जो है वह नष्ट हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हो गया संक्रमण विकास की अवस्थाओं के बारे में, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से चर्चा किया। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक, क्वेश्चंस देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे ताकि जिससे हमें पता चले कि हमारी तैयारी कितनी है। तो चलिए क्वेश्चंस लगाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब लगाते हैं कुछ क्वेश्चंस, टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा हमारे माइंड में पक्की हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, संक्रामक रोगों के रोकथाम के कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो ऑप्शन है पहला, चिकित्सक की सलाह। ध्यान दीजिएगा, एक एक ऑप्शन। चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। आइसोलेशन, यानी कि जो रोगी है, रोगी व्यक्ति को अलग अलग उसकी सारी व्यवस्था करना, बिल्कुल सही। रोग प्रतिरोध रक्षा के उपाय करना, ये भी सही है, जैसे कि दवाइयाँ, पौष्टिक आहार, इन सब चीज़ों के उपाय करना, ये भी सही है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, यानी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए अगर व्यक्ति संक्रामक रोग से अगर पीड़ित हो जाता है तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो देखिए, साधारण रोग कहलाते हैं? नहीं। घातक रोग कहलाते हैं? नहीं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो कहलाते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के कारण उत्पन्न होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए कि डीपीटी का जो टीका है वो किस लिए लगाया जाता है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो डीपीटी डिप्थीरिया, पर्ट्यूटिस और टिटनेस। हिंदी में डिप्थीरिया खसरा को कहा जाता है, पर्ट्यूटिस काली खांसी, इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, और टिटनेस। ठीक है, इसका हिंदी भी अच्छे से समझ लीजिए जिससे कि ऑप्शन खोजने में आसानी हो। तो देखिए, इसका टीका किस लिए लगाया जाता है। सिर दर्द के लिए? नहीं। पैरों में सूजन के लिए? नहीं। किस लिए? खसरा, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए यह टीका जो है वह लगाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सही होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, संक्रामक रोग कौन सा है। तो संक्रामक रोग कौन सा है? कोढ़ है, मलेरिया है, प्लेग है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ अबव। ये सारे क्या है, ये सारे संक्रामक रोग है जो किसी न किसी रोगाणुओं द्वारा हमारी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, शरीर की रोग से संघर्ष करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को संघर्ष करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। निसंक्रमण? नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वह कहते हैं, क्या कहते हैं, शरीर में रोगों से लड़ने वाली शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि लोग इस चैनल से जुड़े। ठीक है, इस चैनल से जुड़े और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराती रहूँगी। मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिला, अभी तो कमेंट्स भी नहीं आते हैं कोई भी मेरे पास। ठीक है, ना लाइक होता है, ना कमेंट्स होता है, ना व्यूज़ आते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और पसंद आए तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना तो एकदम मत भूलिएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट होम साइंस की वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती रहूँगी, जो कि एग्जाम के किसी भी होम साइंस का अगर एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।